हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में डिप्टी जेलर की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें 3 एक्ट डाले गए थे जेल से रिलेटेड। इसमें से अपन ने पिछली क्लास में फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। जिसमें भारत और राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद में जो प्रमुख जेल सुधार हुए थे, उनमें प्रमुख समितियां थी और अन्य जो भी कुछ भी जेल सुधार हुए थे उनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। जिसमें से सिलेबस में अपने को 3 समितियां, पहली है मुल्ला समिति, पकवासा समिति और कृष्ण अय्यर समिति। इनके बारे में अपन अच्छे से बातचीत कर चुके थे और पिछली क्लास में अपन ने पीवाईक्यू भी कर लिया था। एक बार अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट थी पकवासा समिति। सेकंड अपन ने पढ़ी थी डब्ल्यूसी रेकलेस समिति। थर्ड अपन ने पढ़ी थी ऑल इंडिया जेल कमेटी। फोर्थ अपन ने पढ़ी थी मुल्ला समिति। फिफ्थ अपन ने कृष्ण अय्यर समिति और 6 नंबर पे अमिताभ रॉय समिति। ये प्रमुख समितियां अपन ने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। जिसमें पकवासा समिति का गठन कब हुआ था? 1949 में। इसने रिपोर्ट कब दी थी? 1951 में। रेकलेस समिति 1951। अखिल भारतीय जेल मैनुअल समिति 1957 में गठन किया गया इसका और 1959 में इसने रिपोर्ट पेश की। मुल्ला समिति 1980 में इसका गठन किया गया और 1983 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। कृष्ण अय्यर समिति, मैंने पिछली क्लास में रिवीजन में इसमें 1987 और 1989 बता दिया था, उसको करेक्शन कर लेना। पीपीटी में करेक्शन ही था, उसमें जो नोट्स आपको टेलीग्राम में मिले हैं उसमें करेक्शन ही था, पर उसमें मैंने रिवीजन में थोड़ा गलत बता दिया था। तो उसको 1986 में गठन और 1987 में रिपोर्ट दी, ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद में अमिताभ रॉय समिति 2018। कृष्ण अय्यर समिति महिलाओं से रिलेटेड थी, महिलाओं से संबंधित जितनी भी सिफारिशें दी है, हालांकि सभी में दी है, पर ओनली महिलाओं के बारे में जो भी सिफारिशें दी है वो कौन सी है? कृष्ण अय्यर समिति। अखिल भारतीय जेल मैनुअल समिति, इसने एक बोला था कि एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए, जो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेड है। अमिताभ रॉय समिति जेलों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये सब याद ही होगा। अपन अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, टॉपिक नंबर 2, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कारागार अधिनियम है, इंडिया और राजस्थान दोनों के कारागार अधिनियम। जिसमें इंडिया के अधिनियमों में 1894 से 2023 तक के, मतलब कारागार अधिनियम 1894 से लेकर कारागार अधिनियम 2023 तक के जो भी प्रमुख कारागार अधिनियम है वो अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। और अगली क्लास में राजस्थान के 2000 से लेकर अब तक के
अब तक, मतलब 2023 तक का दे रखा सिलेबस में। उसमें नियम, अधिनियम और अधिसूचनाएं, ये तीनों अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे भारत में 1894 से लेकर 2023 तक के प्रमुख कारागार अधिनियम। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसमें अपन 7 कारागार अधिनियम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है कारागार अधिनियम 1894, सेकंड है कैदी अधिनियम 1900, थर्ड है कैदियों की पहचान अधिनियम 1920, फोर्थ है बंदी अंतरण अधिनियम 1950, बंदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम 2003, कैदियों की पहचान अधिनियम 2022 और आदर्श कारागार अधिनियम 2023 जो लेटेस्ट है। ठीक है, इसको अपन देखो, ये तो क्रम वाइज है कि 1894 में कारागार अधिनियम आया, उसके बाद में कैदी अधिनियम 1900 में आया, कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 में आई और बंदी अंतरण अधिनियम 1950 में, उसके बाद में 2003 का, 2022 का और लेटेस्ट 2023 का। अपन इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए पहले कारागार अधिनियम 1894, ये प्रथम औपचारिक कानून था, प्रथम औपचारिक अधिनियम था जेल से रिलेटेड। इसमें थोड़े सुधार किए गए। सुधार करने के बाद कैदी अधिनियम 1900 आया। उसके बाद में इसको प्रतिस्थापित किया गया कौन से अधिनियम से, आदर्श कारागार अधिनियम 2023 से। देखो आपको समझ में आ रहा होगा, कारागार अधिनियम 1894, इस कारागार अधिनियम 1894 में सुधार किया गया। उसके बाद में ये लाया गया कैदी अधिनियम 1900 और कैदी अधिनियम 1900 को प्रतिस्थापित करके आदर्श कारागार अधिनियम 2023 लाया गया। उसके बाद में कितने हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, टोटल पढ़ेंगे 7, 3 हो गए। उसमें से एक है बंदी अंतरण अधिनियम 1950 और एक है बंदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम 2003। ये दोनों अधिनियम कैदियों के ट्रांसफर से संबंधित है। ठीक है, तो 3 और 2 5 अधिनियम हो गए और 2 अधिनियम बचे। 2 अधिनियम है पहचान, कैदियों की पहचान से रिलेटेड, तो वो है कैदी पहचान अधिनियम 1920 और एक है कैदी पहचान अधिनियम 2022। ये कैदी पहचान अधिनियम जो 1920 है, उसमें ही संशोधन करके कैदी पहचान अधिनियम 2022 बनाया गया है। ठीक है, ऐसे अपन टोटल 7 एक्ट पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट है कारागार अधिनियम 1894। देखो ये पारित हुआ, देखो 1894 में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही ये पारित किया गया और ये पारित हुआ 22 मार्च 1894। कब हुआ, 22 मार्च 1894 को। डेट पूछने की संभावना बहुत ही कम है, पर अपने को याद रखे चलनी है कि ये कब पारित हुआ, 22 मार्च 1894 और लागू कब हुआ, 1 जुलाई 1894 को। तो ये आपको याद हो गया होगा, पारित ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 22 मार्च 1894 को किया गया और लागू 1 जुलाई 1894 को हुआ।
ठीक है। अब जो ये कारागार अधिनियम 1894 है, उसका प्रयोजन मतलब उद्देश्य क्या है? देखिए, कैदियों के अधिकार तय करना और नियमित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है कारागार अधिनियम 1894 का। देखो, ये जो अधिनियम है 1894 वाला, ये मुख्यतः दंडात्मक प्रकृति का है, इसलिए इसमें सुधार हुआ। 1900 का बना, सुधार हुआ तो थोड़ा बहुत सुधारात्मक प्रकृति का आया। उसके बाद में 2023 वाला आया, तो इसमें भी सुधार किए गए, उससे 1900 वाले का प्रतिस्थापन किया गया, तो ये 2023 वाला आया। तो इसमें सुधार करने के कारण ही 1894 को 1900 से 2023 तक ले जाया गया। इसके बाद में इसमें प्रमुख उपबंध क्या क्या है ये देखते हैं। देखो, प्रशासन, जेल का जो प्रशासन है उससे रिलेटेड क्या क्या उपबंध इसमें किए गए हैं वो देखो। इसमें एक महानिरीक्षक होगा, प्रत्येक प्रांत में एक महानिरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी जेल में। इसके कार्य क्या क्या होंगे? जेलों की निगरानी रखेगा, पर्यवेक्षण करेगा, सुरक्षा की सुविधा की जिम्मेदारी का निरीक्षण करेगा। तो ये महानिरीक्षक के प्रमुख कार्य होंगे। इसके बाद में एक जेल अधीक्षक होता है, जो भी ये दैनिक प्रबंधन को देखता है जेल में। तो जेल अधीक्षक का क्या कार्य है? प्रमुखतः दैनिक प्रबंधन को देखना। तो अपन ये दो पढ़े, महानिरीक्षक प्रत्येक प्रांत में नियुक्त किया जाएगा, उसके कार्य हैं जेलों में निगरानी रखना, पर्यवेक्षण का कार्य करना, सुरक्षा और सुविधा की निगरानी रखना। इसके बाद में जेल अधीक्षक जेल में दैनिक प्रबंधन, कैदियों पर भी नजर रखता है ये। ठीक है। इसके बाद में थर्ड है चिकित्सा अधिकारी, जेल में चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति हो, ये इसमें वो बंद किया गया है। उसके बाद में आधारभूत सुविधाएं, जो पेयजल है, स्वच्छता है, शौचालय है आदि का इसमें उपबंध किया गया है। इसके बाद में देखिए, इसमें कैदियों का वर्गीकरण किया गया है आदर्श कारागार अधिनियम 1894 में। फर्स्ट है सिविल कैदी। सिविल कैदी वो कैदी है जिन्हें गैर आपराधिक कारणों से हिरासत में लिया गया है, अर्थात ओनली गिरफ्तार किया गया है, ये दोषी नहीं है। इन्हें ओनली गैर आपराधिक कारणों से हिरासत में लिया गया है, भले वो संदेह के आधार पर ही क्यों नहीं लिया गया है, पर ये गैर आपराधिक कारणों से हिरासत में लिया गया है। दूसरा है विचाराधीन कैदी। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था कि विचाराधीन कैदी क्या होते हैं। विचाराधीन कैदी वो होते हैं जिन पर मुकदमा चल रहा होता है, जो अभी दोषी करार नहीं दिए गए हैं, अर्थात वो निर्दोषी है पर उन पर मुकदमा चल रहा है। ठीक है। महिला कैदी की इसमें बात की गई है कि महिला कैदियों को पुरुष जो कैदी है उनसे अलग बैरक में रखा जाए, ये इस अधिनियम में बात कही गई है। उसके बाद में सजा याफ्ता कैदी होता है जिसे न्यायालय द्वारा सजा सुना दी गई हो और वो जेल में सजा काट रहा हो, वो होता है सजा याफ्ता कैदी। तो आपको समझ में आ गए होंगे सिविल कैदी, विचाराधीन कैदी, महिला कैदी और सजा याफ्ता कैदी। सजा याफ्ता कैदी जिसको न्यायालय ने सजा सुना दी हो। उसके बाद में आगे हैं श्रम और पुनर्वास की भी यह अधिनियम बात करता है, जिसमें सजा याफ्ता कैदियों के लिए कंपलसरी था, जैसे कठोर कार्य करवाना या कोई भी श्रम जो जेल में करवाई जाती है, तो ये ओनली सजा याफ्ता। अपने पिछले में 4 प्रकार के कैदियों की बात करी थी, इसमें से जो ये सजा याफ्ता कैदी है उसके लिए श्रम करना अनिवार्य था, मतलब कंपलसरी किया गया था। उसके बाद में परिवार से संपर्क, सदाचरण, जैसे जो भी कैदी है वो अच्छा आचरण कर रहा है जेल में, अनुशासन में रहता है, अपने पिछली क्लास में भी बात की थी। नैतिक मूल्यों का भी पालन करता है, सभी के साथ अच्छा आचरण व्यवहार करता है। तो उन कैदियों को
परिवार से संपर्क करने की सुविधा के बारे में भी इसमें उपबंध किया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सदाचरण वाले कैदियों को ही परिवार से संपर्क करने की सुविधा दी गई है। ऑप्शन में क्या आ सकता है? ऑप्शन में ये आ सकता है कि सभी कैदियों को। तो ये इस अधिनियम में 1894 वाले में सभी कैदियों को नहीं है, ओनली गुड बिहेवियर वाले हो। ठीक है। उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता, आदर्श कारागार, ये सॉरी 1894 का जो अधिनियम है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है कि जो भी प्रथाएं हैं या जो भी धर्म को मानते हैं, जो भी पूजा कर सकते हैं, वो सब कुछ जेल में कर सकते हैं, इसलिए इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है। बस ये हो कि जेल में सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। इसके बाद में है आचरण और दंड। देखिए, कैदी है जेल में, अगर देखो जेल मैनुअल मैंने बताया था कि जेल के नियम लिखे होते हैं, उसे जेल मैनुअल बोलते हैं। उस जेल मैनुअल में जो भी जेल के नियम लिखे हुए हैं उनका पालन कैदियों को करना पड़ता है। कैदी अगर इसका पालन नहीं करता है, इनके नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे सजा मिलती है, और सजा वही वहां के जेल अधीक्षक द्वारा या जेल अधिकारियों द्वारा ही दी जाती है, जिससे क्या करते हैं, जैसे कोई कठोर कार्य करवा लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। आगे चलते हैं। देखिए, इस अधिनियम की सीमाएं क्या है। देखिए, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, क्या क्या पता कोई जेल अधिकारी है, वो दुर्व्यवहार भी तो कर सकता है, इसके बारे में कोई उपबंध नहीं किया गया है, तो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। पुनर्वास की ऐसी कोई उपबंध किया गया है कि आगे जाकर जैसे कि वो जेल से अगर वो कैदी निकल जाए या उसकी सजा प्लेट हो जाए तो उसके बाद में कि किसी योजना से जोड़ना पुनर्वास से रिलेटेड, तो ऐसा कोई उपबंध इस 1894 वाले अधिनियम में नहीं किया गया है। उसके बाद में विशेष कैदियों के लिए कोई नियम नहीं है। ठीक है, ये इसकी सीमा है। विशेष कैदी जैसे मान लो कि स्वास्थ्य खराब है किसी का, कैदी का लाइलाज बीमारी है, तो इसमें ऐसा उपबंध नहीं किया गया है कि कोई लाइलाज बीमारी है तो उसको सुधार गृह में भेज दिया जाए, या बच्चों के लिए ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया है। उसके बाद में गर्भवती महिलाओं के बारे में, इनके स्वास्थ्य, शिक्षा, विशेष सुरक्षा दी जाए, इनका कोई उपबंध नहीं किया गया है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। सुधार क्या क्या हो सकता है? जो सीमाएं हैं उन्हीं में सुधार कर ले तो वही सुधार हो सकता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए अलग से नए नियम बनाए जाए, नए उपबंध इसमें किए जाए। उसके बाद में पुनर्वास से रिलेटेड इसमें उपबंध किए जाए कि कैदी आगे जाकर या किसी एनजीओज के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से आगे जाकर वह कार्य कर सकता है और अपना गुजारा चला सकता है। तो इसे पुनर्वास के लिए भी कोई उपबंध किया जाए। और विशेष कैदियों के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, तो स्वास्थ्य और लाइलाज बीमारी जैसे बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए, इन सब के लिए उपबंध किए जाए। ये इसके सुधार है। देखो अपने आएंगे विकल्प में आएंगे अपने क्वेश्चन, ये और ये दोनों, ये पूछने की मेरे को लगता है कि बहुत कम संभावना है कि ये पूछा जाए। पर देखो, आपको इंटरव्यू भी देना है, आपका इंटरव्यू लगेगा 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपको ये पूछे जा सकते हैं कि आप जो भी मान लो कि कोई सा भी एक्ट पढ़ के आए हो, तो उसकी क्या क्या सीमाएं हो सकती है या उसमें और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, कि ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इसलिए ये ओनली समझ के लिए याद रखना है कि क्या क्या इसमें कमी है, तो इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है। तो ये आपका 1894 वाला अधिनियम, एक अधिनियम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखिए मैंने आपको बताया था क्लास के शुरू में ही कि आदर्श, ये जो कारागार अधिनियम 1894 वाला है,
उसमें ये इसमें लिखा हुआ था कि मुख्यतः दंडात्मक प्रकृति का था। इसमें कुछ सुधार करके कारागार अधिनियम 1900 लाया गया और इसी को प्रतिस्थापित करके आदर्श कारागार अधिनियम 2023 वाला लाया गया। तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब पढ़ेंगे अपन कारागार अधिनियम 1900। ठीक है, देखिए कैदी अधिनियम 1900। देखो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1900 में ये पारित किया गया। तब भी देख लो ब्रिटिश सरकार ही थी, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1900 में ये पारित किया गया। इसके भी उद्देश्य क्या क्या? प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। देखो जेलों में अच्छा प्रबंधन हो, प्रशासन में पारदर्शिता है, मानवीय व्यवहार किया जाए, भले वो जेल अधिकारी हो या भले ही जेल वाले कैदी हो, मानवीय व्यवहार हो इनमें। और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित नियम इसमें लिखे गए हैं। तो जेल प्रबंधन हो अच्छे से, प्रशासन में पारदर्शिता है, प्रशासन जवाबदेही हो, मानवीय व्यवहार हो और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित नियमों का इसमें उपबंध किया गया है। तो इसमें थोड़ा बहुत सुधार किया गया है। देखो अपने उद्देश्य पढ़े, उद्देश्य में अपने को लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत सुधार किया गया है। अब क्या क्या सुधार किया गया है पिछले की तुलना में, ये अपन अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या उपबंध किए गए हैं। ठीक है, देखो कैदियों को हिरासत में लेना, हिरासत मतलब गिरफ्तार करना। सेकंड है देखो रिहा, कैदियों को रिहा। देखो कोई वैध आदेश के बिना कैदी को रिहा नहीं किया जा सकता। देखो विधि बनी हुई है, विधि मतलब कानून, लॉ। इस कानून के अनुसार अगर कोई कैदी रिहा कर दिया जाता है तब तो ठीक है, पर वैध कानून के बिना इसे रिहा नहीं किया जा सकता, ये इसमें उपबंध किया गया है। उसके बाद में न्यायिक आदेशों का पालन कौन करेंगे? जेल अधिकारी। ये जेल अधिकारियों के लिए उपबंध किया गया, कैदियों के लिए नहीं है। जो भी इसमें प्रबंधन करेंगे, निगरानी रखेंगे, सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की होगी, प्रशासन में समन्वय रखेंगे। तो ये जेल अधिकारियों के लिए आदेशों का पालन करेंगे। ठीक है, और जेलों में सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये जेल अधिकारी और कैदियों दोनों के लिए ही है, तो इसमें ये उपबंध किया गया है। ठीक है, आगे देखिए इसमें भी कैदियों का वर्गीकरण किया गया। अपन ने 1894 वाले में भी कैदियों का जो भी वर्गीकरण देखा था, क्लासिफिकेशन, वो 4 प्रकार में देखा था। देखिए फर्स्ट कौन सा था? देखिए मान लो विचाराधीन कैदी है, सिविल कैदी है और महिला कैदी है, और लास्ट चौथा सजायाफ्ता कैदी। ये किसमें थे? 1894 वाले में। विचाराधीन जिन पर मुकदमा चल रहा है, सिविल गैर आपराधिक दोष में गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया है, और महिला कैदियों को अलग बैरक में रखा जाए, और सजायाफ्ता कैदी जिनको न्यायालय ने सजा सुना दी हो, ये सजायाफ्ता। तो 4 प्रकार के कैदियों का क्लासिफिकेशन अपन ने 1894 वाले एक्ट में पढ़ा था। इसमें 1900 वाले एक्ट में 2 भागों में बांटा गया है इसको। देखो फर्स्ट है प्रेसिडेंसी टाउन कैदी और सेकंड है अन्य क्षेत्रों के कैदी। प्रेसिडेंसी टाउन कैदी मतलब जब ब्रिटिश सरकार थी ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम ब्रिटिश शासनिक शहरों में ये लागू था। ब्रिटिश शासनिक शहर कौन कौन से हैं? जैसे कोलकाता है, समझना एक बार, मद्रास है, बॉम्बे है। ठीक है, तो ये 3 शहर है। इन 3 शहरों के जो न्यायालय हैं, अब कोर्ट ने सजा सुना दी कैदी। ठीक है, तो ये कैदी कौन सा है? प्रेसिडेंसी टाउन कैदी। ठीक है,
तो ये प्रेसिडेंसी टाउन कैदी है जो ब्रिटिश शासनिक शहरों में था, जिसमें कोलकाता, मद्रास और 3 बॉम्बे शहर है, और इसने इन तीनों के न्यायालय ने इसे सजा सुनाई है, तो वो प्रेसिडेंसी टाउन कैदी कहलाएगा। और भारत में कहीं भी अन्य क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र कौन से, इन 3 क्षेत्रों को से छोड़कर अन्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय ने अगर सजा सुनाई है तो वो अन्य क्षेत्रों के कैदी हो गए। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेसिडेंसी टाउन कैदी और अन्य क्षेत्रों के कैदी में क्या फर्क है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, देखो क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि देखो प्रेसिडेंसी टाउन कैदी में सम्मिलित शहर नहीं है। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इनमें क्या होगा, दिल्ली वाला नहीं, और ये तीनों है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आगे, महिलाओं और पुरुष कैदियों की अलग व्यवस्था, कि अलग बैरकों में रखा जाए इन्हें, ये इसने पिछले ने भी यही उपबंध किया था और इसमें भी यही उपबंध किया गया है। इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान जो 1894 वाले में भी था और ये 1900 वाले एक्ट में भी कर दिया है। ठीक है, आगे कैदियों की कोर्ट में पेशी, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये जेल अधिकारियों की है। ये जेल अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि देखो पहले तो न्यायालय आदेश देगा, न्यायालय का आदेश की पालन करने में जो भी जेल अधिकारी है उनका ये कर्तव्य है कि वो कैदी को सुरक्षित कोर्ट में पेश करें, ये इसमें उपबंध किया गया है। उसके बाद में ये देखो ये चीज है, और गवाही देने के लिए इसमें नियम बनाए गए हैं। जो कैदी है उस कैदी को गवाही देने के संबंध में नियम बनाए गए हैं। चलो आगे, दोषी कैदियों के अंतरण के नियम, अंतरण मतलब ट्रांसफर के, तो मैंने आपको शुरू क्लास में बताया था कि वो अंतरण से अपन रिलेटेड 2 अधिनियम पढ़ेंगे, तो उसमें अपन वो भी कवर कर लेंगे। तो कैसे अंतरण होता है राज्य से राज्य में और देश विदेश से भारत में या भारत से विदेश में कैदियों का अंतरण कैसे होता है, वो अपन थोड़ी देर बाद में देखेंगे। उसमें मृत्युदंड के निष्पादन से संबंधित प्रावधान, देखो मृत्युदंड के निष्पादन से प्रावधान यह है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया या हाई कोर्ट ने कोई नियम बनाया, उसने कोई प्रक्रिया तय की, उसी के आधार पर मृत्युदंड के निष्पादन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उसमें कि हाई कोर्ट आदेश देगा, उसी के आधार पर जो भी जेल अधिकारी है, जो भी इनकी प्रक्रिया है, उसके प्रावधान इसमें किए गए हैं। अगला प्रावधान इसमें स्वास्थ्य एवं पुनर्वास से संबंधित नियम। ये देखिए स्वास्थ्य और पुनर्वास से संबंधित नियम 1894 में वाले में नहीं थे, जिसमें अपन ने सीमाओं में ये पढ़ा था, तो इसमें ये उपबंध कर दिया गया है। और श्रम, शिक्षा और पुनर्वास की भी इसमें सहायता की गई है, मतलब कि श्रम दिया जाए, उन्हें शिक्षा दी जाए और पुनर्वास से संबंधित भी इसमें नियम बनाया गया है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि इस एक्ट में शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा हो या कोई सी भी शिक्षा हो, ये दे तो सकते हैं लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं है ये। तो ये आ सकता है कि 1900 वाले एक्ट में शिक्षा को कंपलसरी किया गया था, नहीं, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद में समय पूर्व रिहाई हेतु नियम, तो समय पूर्व रिहाई हेतु नियम इसलिए बनाए गए हैं कि जैसे मान लो कि कोई भी कैदी है, उसका आचरण अच्छा है, तो उसको कुछ शर्तें होती है, उन कुछ शर्तें और नियमों के अधीन रिहा कर दिया जाता है, तो इसके उपबंध भी इसमें किए गए हैं। इसके बाद में अच्छा आचरण वाले कैदियों के लिए विकल्प है ये, और विशेष मामलों में
हाई कोर्ट सजा कम कर सकता है। जैसे कोई भी कैदी है तो अगर कोई विशेष मामला है तो उसमें हाई कोर्ट उसकी सजा कम कर सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख प्रावधान कारागार अधिनियम 1900 में किए गए हैं। अब आपने देख लिया होगा कि 1894 और 1900 वाले जिसमें सुधार क्या क्या सुधार किए गए हैं एक्स्ट्रा, वो आपने इसमें पढ़ लिया, जिसमें श्रम है, पुनर्वास है और शिक्षा की भी इसमें बात की गई है। मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हो इसलिए जेल जो अधिकारी है उनके बारे में भी कुछ उपबंध इन्होंने किया है। इसके बाद में इसकी भी सीमाएं क्या क्या हो सकती है, मुख्यतः सुरक्षा पर आधारित है। देखिए सुरक्षा पर कैसे आधारित है, जैसे इसमें ओनली इसमें नाम लिख जैसे कि स्वास्थ्य कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सुरक्षा पर आधारित है कि जैसे जेल अधिकारी है तो वो कैसी सुरक्षा रखेगा, कैसे कोर्ट में पेश करेगा कैदी को, क्या क्या निगरानी रखेगा, इसके बारे में इसमें उपबंध किए गए हैं। तो मुख्यतः सुरक्षा पर यह आधारित था। उसके बाद में सुधारात्मक दृष्टिकोण हेतु स्पष्ट नियम नहीं है। देखो शिक्षा की भी बात आई तो शिक्षा को भी कंपलसरी नहीं किया इन्होंने, भले ही वो व्यावसायिक शिक्षाएं कर देते पर इसमें कंपलसरी नहीं किया है। और मानवाधिकार संरक्षण का अभाव है, ये पॉइंट तो लगभग सभी में आएंगे, क्योंकि एक ये तो अपन मानकर ही चल सकते हैं कि जैसे कोई भी जेल अधिकारी है तो ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो कर ही सकता है, तो मानवाधिकारों का उल्लंघन तो हो ही रहा। तो ये पॉइंट तो अपन सब में डालेंगे, भले आपको इंटरव्यू में भी पूछे तो ये पॉइंट तो आपको बताना ही बताना है। उसके बाद में सुधार क्या क्या कर सकते हैं, जो सीमाएं हैं उन्हीं में सुधार कर सकते हैं, तो वही सुधार हो जाएंगे, ये आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो अपन ने कितने एक्ट कर लिए अब तक, 2। फर्स्ट पढ़ना अपन ने कारागार अधिनियम 1894 वाला, सेकंड पढ़ा अपन ने 1900 वाला, इसमें सुधार करके 1900 वाला बनाया गया। अब इसको प्रतिस्थापित करेंगे 2023 वाले से। अब जो भी आदर्श कारागार अधिनियम 2023 है उसमें अपन इम्पोर्टेड बातों की चर्चा करेंगे। वैसे तो इसमें ये बहुत, जैसे कि ओरिजिनल देखिए, ये तो ओरिजिनल 92 पेज का, जिसमें लगभग 76 धाराएं हैं, पर अपन इसमें इम्पोर्टेड बात करेंगे। क्वेश्चन मेरे को लगता है कि जो राजस्थान वाला जो कारागार आदर्श कारागार अधिनियम 2023 है तो वहां से बन सकता है। तो जब अपन राजस्थान वाले कारागार अधिनियम पढ़ेंगे अगली क्लास में तो वहां अपन इससे अच्छे से चर्चा कर लेंगे, वहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है, बल्कि यहाँ से नहीं है। तो फिर भी अपन इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह है आदर्श कारागार अधिनियम 2023। 2 एक्ट पढ़ने के बाद में ये तीसरा एक्ट है। ठीक है, अब देखिए 2023 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा, देखो पहले तो ये इंपोर्टेड हो जाता है कि किसने पारित किया, गृह मंत्रालय द्वारा पेश किया गया ये। उसके बाद में अब गृह मंत्रालय ने जिम्मेदारी किसको दी, पुलिस अनुसंधान एंड विकास ब्यूरो को, BPRND को। ठीक है, तो पुलिस अनुसंधान एंड विकास ब्यूरो को गृह मंत्रालय ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। और इसी ने, जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि जो आदर्श कारागार अधिनियम है उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया है, ऑप्शन में जो भी हो आपको आंसर करके आना है, BPRND पुलिस अनुसंधान एंड विकास ब्यूरो। ठीक है, उसके बाद में ये पेश कब किया गया, 10 मई 2023। ये इंपोर्टेड है, ये अपने को याद रखनी है, कब किया गया, 10 मई 2023 को। तो आदर्श कारागार अधिनियम 2023 कब पेश किया गया, 10 मई 2023 को। उसके बाद में इसके उद्देश्य देखते हैं। देखो उद्देश्य में यह है कि देखो 1894 वाला एक था और 1900 वाला था, वो मुख्यतः दंडात्मक प्रकृति का था। पहले में तो कंप्लीट ही दंडात्मक था, दूसरे में थोड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी की गई, सुधार उसमें किए नहीं गए इतने अच्छे से, और ये सुधारात्मक दृष्टिकोण से इसमें उपबंध किए गए हैं, इसलिए इसको आदर्श कारागार अधिनियम 2023 बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, ये इसमें संशोधन कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। जैसे इनको लगे कि इसमें अपनी को आवश्यकता है
कि अपने को इसमें संशोधन करने की जरूरत है, इसके लिए कुछ नियम बनाने की जरूरत है, तो राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश दोनों इसमें संशोधन कर सकते हैं। ये जो आदर्श कारागार अधिनियम 2023 है, ये राज्य सरकार और यूटीज इन दोनों के लिए मार्गदर्शक प्रस्ताव है, तो ये इसमें नियमित संशोधन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। कैसे आ सकता है कि ऐसा मान लो कि क्वेश्चन आए कि सही कथन नहीं है, ऐसा मान लो, उसमें दो तीन मान लो 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन ये हो कि आदर्श कारागार अधिनियम 2023 में राज्य सरकार या केंद्र शासित क्षेत्र द्वारा संशोधन, ऐसा मान लो कि द्वारा नियम नहीं बनाए जा सकते, तो इसमें बंद किया गया है कि नियम बनाए जा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ये, क्योंकि ये गलत है, सॉरी सही कथन का असंगत, गलत गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में आगे इसमें प्रतिबंधित वस्तुओं पर सख्ती। देखिए पहले तो इसमें सुरक्षा की बात की कही गई है, पहला ही उपबंध इसमें किया गया है सुरक्षा पे। सुरक्षा पे कैसे देखो, जैसे मोबाइल फोन है, इसको अपन जेल में नहीं लेकर जा सकते। के बाद में ड्रग्स है, इनकी सप्लाई जेल में नहीं कर सकते। इसके बाद में कैमरा है, ये अपन जेल में नहीं लेके जा सकते। उसके बाद में कोई भी हथियार है, इंस्ट्रूमेंट है, वो भी अपन जेल में नहीं लेकर जा सकते। उसके बाद में इन सब का उल्लंघन करेगा तो उन पर उन्हें दंडित किया जा सकता है। तो प्रतिबंधित वस्तुओं पर सख्ती, मोबाइल फोन, ड्रग्स है, कैमरा है, हथियार है, अगर इनको लेकर कोई भी व्यक्ति अगर जेल में जाता है तो इनका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। उसके बाद में है डिजिटलाइजेशन किया गया है, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, उनका रिकॉर्ड रखा गया है आने जाने वाले का, तो ऐसे करके डिजिटलाइजेशन किया गया है। उसके बाद में ओपन एंड सेमी ओपन जेल, खुली और अर्ध खुली जेलों का विकास किया गया है, इनकी स्थापना की गई है। इससे क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जो भी कैदी है जिसे सजा मिल रखी है वो कैदी बाहर जा सकता है, बाहर जाके अपने आराम से काम कर सकता है। काम करने के बाद में उसमें उसको श्रम के बदले में पारिश्रमिक मिलेगा और वो वापस शाम तक जो भी टाइम है जेल में आ सकता है। उसके लिए शर्तें जो भी है उनके नियम बनाए गए हैं कि वो जाएगा तो हस्ताक्षर करेगा, कितने बजे निकला, फिर वापस आएगा तो कब हस्ताक्षर करेगा। तो ये चीज़ें सब कुछ उसमें उनके नियमों को या शर्त के आधार पर ही उन्हें खुली जेल में भेजा जाता है। उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, राजस्थान में प्रथम खुली जेल कब और कहां? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद में हाई सिक्योरिटी जेल, जेल मान लो कि विशेष सुरक्षा। हाई सिक्योरिटी जेल मतलब जैसे मान लो कि कोई संगठित अपराध करता है, बहुत सारे मिलकर एक गंभीर अपराध को जन्म दे देते हैं। उसके बाद में आतंकवाद से कोई रिलेटेड है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, तो इनके लिए हाई सिक्योरिटी जेलों की व्यवस्था की गई है, जिसमें विशेष सुरक्षा दी जाती है। जेल अधिकारी है वो भी उसमें जैसे भी कुछ भी किया जाता है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा, अच्छे से सीसीटीवी कैमरा, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं। उसके बाद में सभी आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जेल अधिकारियों की भी चेकिंग होती है। तो ये सब करके हाई सिक्योरिटी जेलों की व्यवस्था की जाए, ये इसमें उपबंध किया गया है। उसके बाद में आधारभूत सुविधाएं जो सब में ही है, उन समितियों ने भी दी थी और सभी लगभग सभी एक्टों में ये लिखी हुई है। उसके बाद में शिक्षा, ध्यान, मनोयोग, व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा दी जाए, तो ये देख लो इसमें सुधारात्मक दृष्टिकोण
उसके बाद में समय पूर्व रिहाई। अब समय पूर्व रिहाई कैसे दी जाती है? देखो पेरोल, पेरोल क्या होता है, 1 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ। इसमें दो चीजें बताई, देखो पेरोल और फरलो। पेरोल ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी कैदी है वो अच्छा आचरण कर रहा है। अब अच्छा आचरण कैसे कर रहा है वो आपको मैंने 2-3 बार बता दिया। अच्छा आचरण कर रहा है तो उस कैदी को पेरोल पर छोड़ा जाता है बाहर। उसके लिए कुछ शर्तें होती है, उसके आधार पर उसको छोड़ा जाता है, जिसमें जो कैदी बाहर जा रहा है उस पर कोई निगरानी रखेगा। उसके लिए अधिकारी की भी नियुक्ति की जाती है, या जो भी किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है कि आपको इस पर नजर रखना है, तो उस पर नजर भी रखी जाती है बाहर। तो पेरोल का जैसे कि किसी को 30 दिन के लिए, 45 दिन के लिए, किसी को 90 दिन के लिए, ये बाद में होती है। जैसे किसी ने पहली बार में 30 दिन चला गया और इसमें कुछ भी गलती नहीं की, बाहर जाके ऐसे किसी से मिला नहीं, या कुछ ऐसी आपराधिक संभावनाओं की में ऐसे कुछ उसको संदेह हुआ नहीं है निगरानी रखने वालों का, उसके बाद में वापस ये जेल में आएगा। उसके बाद में इसको फिर 45 दिन के पेरोल पे, 90 दिन के, तो ये अपन जब जेल मैनुअल पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ लेंगे कि किसको पेरोल पर कितने दिन पर कब छोड़ा जाता है, या कौन सी सजा मतलब कितनी सजा मिलती है तो कितने दिन का पेरोल मिलता है, या कितनी सजा काट ली हो तो उसके बाद में कितने दिन का पेरोल मिलता है। तो ये अपन उसमें पढ़ लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पेरोल पर कैसे रिहा किया जाता है। और फरलो ये है कि कुछ समय अवधि के लिए, ये बहुत बहुत कम दिनों की होती है और उसके लिए इनको छुट्टी दे दी जाती है, मतलब बाहर भेज दिया जाता है, तो ये फरलो होता है। तो आपको पेरोल और फरलो दोनों समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो समय पूर्व रिहाई पेरोल और फरलो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद में स्वास्थ्य पुनर्वास श्रम, इसकी बात इसमें की गई है। तो आगे है परिवार से संपर्क। परिवार से संपर्क वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकता है, टेलीफोन के माध्यम से कर सकता है। कैसे कैसे? वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी। जो क्या पता कि ऑप्शन में इतना सिंपल तो शायद ही बनाएगा, पर ऑप्शन में वीडियो कॉलिंग भी डालें तो आपको ये काटना नहीं है, ये भी सही है। उसके बाद में टेलीफोन तो है ही। उसके बाद में मिल के सकता है, साप्ताहिक आधार पर परिवार से मिल सकता है। तो सप्ताह में एक बार परिवार से मुलाकात हो सकती है, पर वो भी किसकी होती है? अच्छे आचरण वाले कैदी की। यह आपको याद रखना, हर किसी कैदी को नहीं मिला नहीं। उसके बाद में न्यायिक प्रक्रिया में सुधार हो, ये इसका उपबंध आदर्श कारागार अधिनियम 2023 में किया गया है। ठीक है। उसके बाद में विचाराधीन कैदी, इसमें उपबंध किया गया है कि विचाराधीन जो कैदी है उनके लिए वैकल्पिक दंड की व्यवस्था की जाए। उसके बाद में आपको ये मैंने समझाया हुआ है इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, त्वरित सुनवाई के लिए, जैसे मान लो कि अभी मामला वो लंबा चल जाता है, ये त्वरित मतलब जल्दी से सुनवाई नहीं हो पाती है, तो इसका उपबंध 1894 वाले एक्ट में नहीं था, 1900 वाले एक्ट में भी नहीं था। आदर्श कारागार अधिनियम 18 उसमें 2023 में इसका उपबंध किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्वरित सुनवाई हो सके, जिससे वो वकील से भी कर सकता है, परिवार से भी कर सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति से भी कर सकता है। उसके बाद में कानूनी सहायता के लिए आपको पता ही है, नालसा का गठन किया गया है। आर्टिकल 39A मुफ्त विधिक सेवा प्राधिकरण 42वें अमेंडमेंट से किया गया, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। उसके बाद में सुधार क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको एक बार बैठ के लिखना है कि इसमें अपन और क्या क्या सुधार कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब तक अपन ने कितने एक्ट पढ़ लिए? 3। तो कैदियों से रिलेटेड जो उनके नियम उपबंध बनाए गए हैं 1894 वाला कारागार अधिनियम, इसमें सुधार करके 1900 वाला, इसमें इसको प्रतिस्थापित करके 2023 वाला, ये तीनों एक्ट अपन ने पढ़ लिए। अपन आगे पढ़ेंगे 2 एक्ट। 2 कौन कौन से? देखो, अब पहले अपन पहचान वाले पढ़ेंगे, तो कैदियों की पहचान कैसे की जाए, उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाए, उसके बारे में अपन ने 2 एक्ट पढ़ना है। पहला है कैदी पहचान अधिनियम
1920 और एक है कैदी पहचान अधिनियम 2022 वाला। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ेंगे कैदियों की पहचान अधिनियम 1920। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैदियों की पहचान अधिनियम 1920। आपको समझ में आ रहा होगा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे हो उनकी, कैसे उनका रिकॉर्ड रखा जाए, कैसे उनकी पहचान की जाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इसमें उपबंध किए गए हैं। अब देखो इसमें क्या क्या किया है। देखो ये पारित कब हुआ, कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 9 सितंबर 1920 को पारित हुआ। कब हुआ? 9 सितंबर 1920 को। इसका उद्देश्य क्या है? कैदियों की पहचान से संबंधित नियम, कि क्या क्या नियम हो सकते हैं ये अब इसमें अब मैं आगे बता ही दूंगा आपको कि इसमें क्या क्या है। चलो ये देखिए, इसमें अपन टोटल लगभग 9 धाराएं हैं। इसमें 9 धाराएं पढ़ेंगे। देखियो, ये रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं आपको बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको इसमें लिखने का मौका नहीं मिलेगा। तो टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से आप आराम से इसको बाद में लिख सकते हैं। तो इसमें अपन 9 धाराएं पढ़ेंगे। पहले अपन इसमें एक एक करके पूरी 9 धाराएं पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं इसको कैसे याद रखना है इसकी ट्रिक में आपको साथ के साथ बताते चलूँगा, और फिर एक बार अपन लिख लेंगे इसको अलग से। देखो पहली है धारा फर्स्ट। धारा फर्स्ट में देखो, धारा फर्स्ट और धारा सेकंड, इसमें संक्षिप्त नाम और लागू क्षेत्र, कहाँ का ये लागू होगा, ये हर में ही कोई सा भी एक तो उसमें सभी में धारा फर्स्ट में ये किया गया है, और धारा सेकंड में परिभाषाएं लिखी हुई है। तो ये तो आपको फिक्स रट लेनी है। तो कैदी पहचान अधिनियम जो 1920 है, उसकी धारा फर्स्ट में इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 इसका संक्षिप्त नाम होगा। और ये लागू, इसका प्रवर्तन कहाँ कहाँ होगा? तो संपूर्ण भारत क्षेत्र में 1 नवंबर 1956 के बाद में तो जो भाग भी था, जो रियासतें थी और भी जो क्षेत्र थे 2 दिन, तो 1 नवंबर 1956 के बाद में उनमें भी ये लागू हो गया। तो ये अभी कहाँ कहाँ लागू है? ये संपूर्ण भारत में लागू है। तो धारा फर्स्ट में संक्षिप्त नाम है कैदियों की पहचान अधिनियम 1920, और लागू कहाँ का है? संपूर्ण भारत में। उसके बाद में धारा 2। धारा 2 में मैंने आपको बताया था कि परिभाषा इसमें फिक्स रखना है। धारा फर्स्ट में क्या और धारा सेकंड में क्या है? तो इसमें धारा सेकंड में परिभाषाएं, फर्स्ट है मापन की परिभाषा। तो मापन की परिभाषा क्या है कि जो भी कैदी है उसका फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, उसके बाद में फुटप्रिंट, पैरों के चिन्ह भी लिए जाएंगे, और अदर फिजिकल आइडेंटिफिकेशन सिंबल लिए जाएंगे। जो भी शारीरिक पहचान हो ये इसमें ली जाएगी। तो मापन को आपके समझ में आ गया होगा कि मापन में क्या क्या है। फिंगरप्रिंट, अंगुलियों के निशान लिए जाएंगे, फुटप्रिंट, पैरों के निशान लिए जाएंगे, और अन्य शारीरिक पहचान, और वो साइन वाइन, हस्तलेख, हस्ताक्षर वो तो होते हैं। तो धारा 2 आपको समझ में आ गई होगी। धारा 3, सॉरी एक बार इसमें पुलिस अधिकारी की भी दी गई है। तो पुलिस अधिकारी कौन होगा? जो जांच कर रहा है उस मामले की। तो उस मामले की जांच करने वाला पुलिस अधिकारी, उप निरीक्षक, आईजी, सॉरी एसआई, सब इंस्पेक्टर या उच्च पदस्थ अधिकारी। तो एसआई या इससे उच्च रैंक का अधिकारी इसकी जांच करेगा। तो पुलिस अधिकारी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन होगा। उसके बाद में धारा फर्स्ट और 2 कर लिए अपन ने। धारा 3, धारा 3 में दोषी अपराधियों के माप लेने की शक्ति। देखिए, 1 वर्ष या 1 वर्ष से
अधिक की जिस कैदी को सजा प्राप्त हुई है उसकी माप लेंगे और माप को रखा जाएगा। इसमें रिकॉर्ड रखने की अनुमति भी दी गई है। तो 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक की जिस कैदी को सजा मिली है उसकी माप ली जाएगी, जिसमें फिंगरप्रिंट है, फुटप्रिंट है और अन्य शारीरिक पहचान है, और इसके रिकॉर्ड को भी रखने की अनुमति इसमें दी गई है। ये उपबंध भी इस एक्ट में किया गया है। उसके बाद में है धारा 4। धारा 4 है गैर दोषी व्यक्तियों के माप लेने की शक्ति। तो गैर दोषी व्यक्तियों की माप लेने की शक्ति 1 वर्ष या उससे अधिक सजा हो सकती है। अब देखो अपने धारा 3 में तो पढ़ ही लिया कि जो दोषी व्यक्ति है उनको अगर 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक की सजा मिली है तो उनकी माप ली जा सकती है। लेकिन जो गैर दोषी व्यक्ति है, ऐसे मान लो कि किसी को हिरासत में लिया, उस पर मुकदमा चला और वो निर्दोष साबित हो गया, तो क्या इसका भी अपन रिकॉर्ड रख सकते हैं या माप ले सकते हैं? तो इसका उपबंध भी किया गया है कि गैर दोषी व्यक्तियों की माप लेने की भी शक्ति इसमें की गई है। इसका उपबंध इसमें है धारा 4 में कि 1 वर्ष या इससे अधिक की सजा इसमें हो सकती थी। इस पे ध्यान देना, हो सकती थी 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक, तो इसका भी माप रखी जाएगी इसकी भी। इसके बाद में धारा 5। धारा 5 में माप लेने का आदेश देने की शक्ति। देखिए याद कैसे करना, आपको देखो फर्स्ट और सेकंड याद होगी। फर्स्ट में संक्षिप्त नाम है, लागू कहाँ होगा, प्रवर्तन क्षेत्र का दिया गया है। सेकंड में परिभाषाएं दी गई है, जिसमें अपन ने फर्स्ट में मापन वाली पढ़ी, दूसरी अपन ने उसमें ये एक पुलिस अधिकारी वाली पढ़ी, और एक इसमें शायद 2 ही पढ़ी अपन ने, अगले वाले में अपन 3 पढ़ेंगे। तो इसमें अपन ने 2 परिभाषाएं पढ़ ली। धारा 3 में क्या है कि जो भी दोषी व्यक्ति है उसकी माप तो 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक की जिसको सजा मिली है उस दोषी व्यक्ति की, या दोषी की मतलब कैदी हो गया वो, तो व्यक्ति कहाँ है, तो उस कैदी की पहचान के लिए माप रखी जाएगी। और गैर दोषी व्यक्तियों के लिए धारा 4 में लिखा गया है। उसके बाद में है धारा 5, माप लेने का आदेश देने की शक्ति। देखो ये शक्ति किसके पास है, मजिस्ट्रेट के पास। और कौन से मजिस्ट्रेट के पास? ये आदेश केवल प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ही दे सकता है। तो ये अपने को याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 में माप लेने का आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। उसमें ऑप्शन प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट ही हो सकता है, क्या पता नीचे प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट दे, तो अपने को पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं और प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट पे क्लिक करना है। इसके बाद में रिकॉर्ड भी रखे जा सकते हैं। रिकॉर्ड कैसे? ऐसा मान लो कि उन्होंने सजा काट ली, उसके बाद उसके रिकॉर्ड नष्ट नहीं होंगे। अगर ऐसा मान लो कि संदेह हो उनको, तो इसको रिकॉर्ड भी रखे जा सकते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे धारा 5 को? धारा 5 ORDER, आदेश दे रहा है ना, 1 2 3 4 5 अक्षर इसमें, तो ऑर्डर मतलब आदेश, तो धारा 5, ठीक है। तो धारा 5 आपको ऑर्डर से याद हो जाएगी कि आदेश देने की शक्ति किसको है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को। अगर प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट नहीं आए तो फिर अपने को क्या करना है, मजिस्ट्रेट। इसके बाद में धारा 6। धारा 6 में क्या है, माप देने से इनकार करने पर दंड। मतलब कि ऐसा मान लो कि कोई भी कैदी है या कोई भी व्यक्ति है जो माप देने से, अब व्यक्ति कैसे हो सकता है, जैसे कि अपने धारा 4 में पढ़ा था कि वो गैर दोषी हो गया है, तो भी व्यक्ति की श्रेणी में ही है, निर्दोष है वो। पर ऐसा मान लो कि जो उसने मान लो उस पर जो भी मुकदमा चल रहा था उसमें अगर दोष साबित हो जाता तो 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती थी, तो फिर वो दोषी बन जाता। इसलिए उसका भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर वो दोनों ही अगर माप देने से इनकार करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाएगा। तो दंड कैसे? अगर माप देने से वो इनकार कर देता है तो IPC इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 186, ये पक्का क्वेश्चन आ सकता है, आपको यह याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि माप देने से इनकार करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के आधार पर दंडित किया जा सकता है। उसके बाद में पुलिस को बलपूर्वक माप लेने की शक्ति भी है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो ये क्वेश्चन कथन में दे सकता है
कि बलपूर्वक माप लेने की शक्ति प्राप्त नहीं है। कोई भी पुलिस अधिकारी बलपूर्वक माप नहीं ले सकता, तो ले सकता है, ये इसमें उपबंध किया गया है कैदी पहचान अधिनियम 1920 में। ये याद रखना, कहीं अधिनियम नहीं भूल जाना कि 1894 वाले में ये डाले तो अपन 1920 वाले का सोच कर रहे। तो ये याद रखना है कि कैदी पहचान अधिनियम 1920 में ये उपबंध किया गया है कि पुलिस को बलपूर्वक माप लेने की शक्ति प्राप्त है। और अगर वो इनकार करता है तो आईपीसी की धारा 186 के तहत उस व्यक्ति या उस दोषी को दंडित किया जा सकता है। तो धारा 6 कैसे याद रखेंगे? दंड पनिश 1 2 3 4 5 6 धारा 6। तो पनिशमेंट पनिश दंड से इसको याद रख लेंगे। तो धारा 6 आपको याद हो गई होगी। उसके बाद में धारा 7, धारा 7 में निर्दोष साबित होने पर डेटा नष्ट करना। ऐसा मान लो कि मुकदमा चला, जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसको हिरासत में लिया, गिरफ्तार कर लिया, उसकी कोर्ट में पेशी हुई, उस पर मुकदमा चला और वो न्यायालय ने उसे निर्दोष करार दे दिया, मतलब निर्दोष ही हो गया वो। इसके बाद में निर्दोष साबित होने पर डेटा नष्ट कर दिया जाएगा, ये इसमें उपबंध किया गया है। पर अगर ऐसा मान लो कि संदेह हो या कोई मजिस्ट्रेट उस उपयुक्त कारण देता है तो उसके डेटा नष्ट नहीं किए जाएंगे, उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है सुविधा के लिए। एक्सेप्शन इसमें क्या अपवाद क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। मजिस्ट्रेट अगर उपयुक्त कारण देता है तो उसके डेटा डिस्ट्रॉय नहीं किए जाएंगे। अब इसको धारा 7 को याद कैसे रखेंगे? नष्ट करना, डेटा नष्ट करना। नष्ट करना मतलब 1 2 3 4 5 6 7 धारा 7। डिस्ट्रॉय में कितने अक्षर है? 7। तो धारा 7 नष्ट करना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि धारा 5 में अपने को क्या याद रखना है? ऑर्डर में कितने 5 अक्षर, तो धारा 5। धारा 6 में पनिश में कितने अक्षर है? दंड दिया जा सकता है 6, तो धारा 6। और डिस्ट्रॉय नष्ट करना, डिस्ट्रॉय में कितने अक्षर है? 7, तो कैसे याद रखें? धारा 7। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना डेटा को। उसके बाद में आगे है धारा 8, राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति। तो ये अपन ने उसमें पढ़ा था कि नियम बना सकती है राज्य सरकार, अपने शुरू में पढ़ा था। मैंने आपको ये बताया भी था कि ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इसमें नियम नहीं बना सकती राज्य सरकार ही, क्या उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी नियम बना सकता है अपनी सुविधा अनुसार, अगर उनको नीड है तो राज्य सरकार को नियम बनाने की उसको शक्ति है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? मेक रूल में कितने अक्षर कितने हैं? 8। तो धारा 8 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति, मेक रूल, धारा 8। इसके बाद में धारा 9। धारा 9 में सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा। देखो मान लो कोई भी पुलिस अधिकारी है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, जैसे कैदी को कोर्ट में पेश करना है, उसके बाद में जो भी नियम बनाए गए उस नियमों का वो पूरा पालन करना है, अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो उसके कर्तव्य का पालन करते समय उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा, किसके खिलाफ? पुलिस अधिकारी के खिलाफ। तो ये अपने को याद रखना है कि पुलिस अधिकारी का जो भी अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। अगर ये दुरुपयोग करता है तो कार्यवाही की जा सकती है। ऐसा उपबंध भी इसमें किया गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी है वो अपना कर्तव्य पालन करते समय या कोई दुरुपयोग करता है तो उसके प्रति भी कार्यवाही की जा सकती है। परंतु अगर कर्तव्य का पालन सुचारू रूप से और प्रभावी क्रियान्वयन की तरफ से आराम से सामंजस्य से करता है तो कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। ये धारा 9 में लिखा हुआ है। तो धारा 9 अपने को कैसे याद रखनी है? इसमें सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा। तो कानूनी देखो लो तो होता है, एक होता है आपके जो हिंदी वाला पेपर है उसमें पारिभाषिक शब्दावली आती है, उसमें लिखा होता है स्टैट्यूटरी। ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने अक्षर हो गए? 9। तो इसका अर्थ देखो उसमें पारिभाषिक शब्दावली में सांविधिक भी होता है, विधिक भी होता है और कानूनी भी होता है। तो इसमें कितने हैं? 9 अक्षर। तो धारा 9।
ठीक है, तो धारा 9 आपको कैसे याद रखनी है, स्टैट्यूटरी से। इसके बाद में देखिए सिक्योरिटी भी रख सकते हैं, कैसे याद रख लेना कि स्टैट्यूटरी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी, ठीक है, तो कानूनी सुरक्षा, तो धारा 9 आप ऐसे याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये याद हो रही होगी। इसके बाद में ये धारा 9 मैंने आपको बताया था शुरू में कि इसमें इसमें लगभग अपन धारा 9 धाराएं पढ़ेंगे। तो इसकी सीमाएं क्या है, निजता का उल्लंघन है, प्राइवेसी, प्राइवेसी का उल्लंघन कैसे मान लो कि उनका रिकॉर्ड रख तो लिया, ठीक है, अब इनका रिकॉर्ड रख लिया तो इस रिकॉर्ड का कोई अधिकारी दुरुपयोग भी कर सकता है, तो इनकी निजता का उल्लंघन हो सकता है। उसके बाद में कोई पुलिस अधिकारी है वो बलपूर्वक भी दुरुपयोग कर सकता है, उसके बाद में पुलिस अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पढ़े 1920 वाला जो कैदी पहचान अधिनियम है वो कंप्लीट हो गया है। एक बार अपन याद करें धारा 1 से धारा 9 तक क्या क्या है, देखिए इसको भी आप इसको लिख लेना ऐसे कैसे। देखिए धारा फर्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ, संक्षिप्त नाम, प्रवर्तन क्षेत्र, लागू क्षेत्र संपूर्ण भारत में। इसके बाद में धारा 2 में क्या लिखा हुआ, परिभाषाएं, किन किन की परिभाषा लिखी हुई है, मापन की और पुलिस अधिकारी कौन होगा, तो मापन ने आपने फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और अन्य शारीरिक पहचान देखी थी। पुलिस अधिकारी में ऐसा ही है, उससे उच्च रैंक का अधिकारी। उसके बाद में धारा 2 हो गई। धारा 3 में दोषी व्यक्ति वाला देखा था, दोषी मतलब अपराधी वाला देखा था। और धारा 4 में गैर आपराधिक वाला, ये निर्दोष मान लो उसको, निर्दोष वाले की मतलब माप वाला देखा था अपने कि माप ली जा सकती है, तो इन दोनों की ली जा सकती है। इसमें अगर 1 वर्ष या इससे अधिक की सजा हो सकने की संभावना थी या हो सकती थी तो रख सकते हैं, और इसकी तो 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक है तो रखेंगे। तो ये धारा 3 और 4 में ये लिखा हुआ था। देखो अपने पास धारा 3 और धारा 4 की ये दो तो फिक्स है, इनको तो रटना ही है। धारा 3 और धारा 4 की अपने पास ट्रिक नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे से मिलती जुलती है, अपोजिट है। अपोजिट ओनली दोषी और गैर दोषी की तुलना में ही है, बाकी वहां अपोजिट नहीं है, पर ये अपोजिट है, तो अपने को ऐसे याद रह जाएगी है। और धारा 5 में अपन ने क्या किसे याद रखा था, ठीक है, ये देखते हैं अब अगली स्लाइड में देखते हैं इसको। धारा 5 धारा 6, धारा 7, धारा 8 और धारा 9, इनको अपन ने स्पेलिंग के माध्यम से याद रखा था। तो धारा 5 में कौन सी, ऑर्डर, आदेश को देने की शक्ति किसको है, मजिस्ट्रेट को। और उसमें भी अपन ऑप्शन में मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट दोनों अगर ऑप्शन में हो तो प्राथमिकता किसे देनी है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को। अगर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ऑप्शन में न हो तो फिर मजिस्ट्रेट आंसर करना है। उसके बाद में धारा 6 में क्या याद रखा था, पनिश, तो इस धारा 6 अपन ने पनिश, दंड, मान लो कि माप देने से इनकार कर दिया कैदी ने या किसी व्यक्ति ने, तो उसको दंडित किया जा सकता है। दंडित 2 प्रकार से कैसे, देखो पुलिस बल एक तो बलपूर्वक ले सकती है माप, और सेकंड क्या था, आईपीसी की धारा 186 के अनुसार उसको दंडित किया जा सकता है। उसके बाद में धारा 7 अपन किससे याद रखे थे, ये ऑर्डर से। धारा 5, धारा 6 पनिश से, धारा 7 धारा 8, धारा 9। तो अपने देखो एक बार ये देखते हैं, धारा 8 अपने किससे याद रखी थी, तो चलो एक बार इससे उल्टा चलते हैं। धारा 9 में स्टैट्यूटरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें
कानूनी सुरक्षा। तो मैंने आपको इसमें बोला भी था कि ये सिक्योरिटी भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में धारा 8 अपन ने मेक रूल। मेक रूल में कितने हो गए, 8 अक्षर हो गए ना। तो मेक रूल मतलब राज्य सरकार, इसमें केंद्र शासित क्षेत्र भी याद रखना। तो ये क्या बना सकते हैं, रूल बना सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। ये इसमें उपबंध किया गया था धारा 8 में। एक बार धारा 7 का देखते हैं, इसमें क्या। देखिए धारा 7 को अपन ने याद रखा था डिस्ट्रॉय से, कि अगर निर्दोष साबित न हो तो, सॉरी, निर्दोष साबित हो जाए तो उसका डेटा नष्ट किया जा सकता है और रखा भी जा सकता है। वो अगर मजिस्ट्रेट कोई उपयुक्त कारण दे सकता है तो वो रखा भी जा सकता है। तो अपन इसमें देखते हैं धारा 9, सॉरी धारा 7 में डेटा नष्ट करना, डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा। धारा फर्स्ट में संक्षिप्त नाम और लागू क्षेत्र। धारा 2 में परिभाषाएं मापन की और पुलिस अधिकारी की। धारा 3 में दोषी और अपराधी। और धारा 4 में गैर अपराधी और, इसको काट दो, निर्दोष माप लेने की अनुमति। उसके बाद में धारा 5 में ऑर्डर कौन दे सकता है, मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। धारा 6 को पनिश से याद रखेंगे, इनकार करने पर दंड दिया जा सकता है। आईपीसी की धारा 186 के तहत दंड दिया जा सकता है और पुलिस बलपूर्वक भी माप ले सकती है। उसके बाद में है धारा 7 को अपन ने डिस्ट्रॉय से याद रखा है कि डेटा नष्ट कर सकते हैं निर्दोष व्यक्ति का, और उपयुक्त कारण मजिस्ट्रेट दे तो उसका रिकॉर्ड रखा भी जा सकता है। फिर पड़े धारा 8 में मेक रूल से याद रखना है। मेक रूल में 8 अक्षर है। मेक रूल मतलब राज्य सरकार नियम बना सकती है। उसके बाद में धारा 9 स्टैट्यूटरी से याद रखना है, कानूनी सुरक्षा दी जा सकती है, ठीक है। तो ये एक्ट अपने हो गया। तो अपन ने कौन सा पढ़ लिया, कैदियों की पहचान अधिनियम 1920। इसमें देखो कुछ सुधार किए गए हैं और ये जो कैदियों की पहचान अधिनियम 2022 बनाया गया है। तो अपन देखते हैं 2022 वाले में क्या क्या सुधार किए गए। अब एक बार मैंने आपको लगभग, आई होप आपको याद हो गई होगी, धारा 9 तक धारा पढ़ी थी अपन ने। तो इसमें भी लगभग 9 धाराएं हैं। आपको लगभग पिछली 9 धाराएं याद है, तो आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा कि पिछले वाले में क्या था और इसमें क्या था और इसमें क्या क्या सुधार किए गए हैं। तो ये देखते हैं। देखो 1920 वाला एक्ट है, सॉरी इसको डिलीट कर दिया गया है, निश्चित 1920 वाले एक्ट को डिलीट किया गया और 2022 वाला एक्ट लाया गया। तो उसमें हम अपन ने 9 की 9 धाराएं पढ़ी थी और इसमें भी 9 की 9 धाराएं पढ़ेंगे और दोनों के याद रखेंगे, क्योंकि इसमें दे रखा है कि दोनों कोई सा भी अधिनियम पूछा जा सकता है। तो इसमें कहा गया कि सिलेबस में अपने की 1894 से लेकर 2023 तक के जो भी प्रमुख कारागार अधिनियम है, तो कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो अपन को लगभग सभी याद रखनी चाहिए, और पर अच्छे से अपने को प्रायोरिटी याद रखने में इनको देनी चाहिए जो अभी लेटेस्ट है, जो अभी चल रहे हैं अपने, जिनको डिलीट नहीं किया गया। देखो 1894 वाला और 1900 वाला और 2023 वाला अपन को तीनों याद रखने हैं, क्योंकि उनमें सुधार किया गया था। क्या पता 1894 वाले का नाम देके पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसमें 1920 वाले को डिलीट किया गया है और 2022 में नया लाया गया है, पर अपने को उसमें भी धारा की 9 धाराएं अपने याद कर लिए, बहुत सिंपल था, तो इसकी भी अपन याद कर लेंगे अभी। उसके बाद में अब देखते हैं 1920 वाले एक्ट को निश्चित किया गया और कैदियों की पहचान अधिनियम 2022 लाया गया। उसके बाद में ये पारित हुआ 18 अप्रैल 2022 को। तो कैदियों की पहचान अधिनियम 2022 कब पारित हुआ, 18 अप्रैल 2022 को। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देखो डिजिटलाइजेशन किया गया है, सुरक्षा की निगरानी रखने के लिए, प्रबंधन करने के लिए सीसीटीवी कैमरा की, और उसके बाद में जैसे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी व्यवस्था की गई है, घर वालों से वीडियो कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन की व्यवस्था की गई है। तो ये इससे डिजिटलाइजेशन किया गया है। उसके बाद में माप लेने के तरीकों को और सुदृढ़ किया गया है, कि उसमें देखो अपन ने धारा 2 में पढ़ा था कि माप कैसे कैसे ले सकते हैं, कि उसकी फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, फुटप्रिंट ले सकते हैं, अन्य फिजिकल वाली भी देखी थी। तो इसमें और कुछ जोड़ी गई है कि कौन कौन सी माप और ली जा सकती है, जिससे अच्छे से उसका रिकॉर्ड रखा जा सके और प्रभावी पहचान कैसे की जा सके। इसके उद्देश्य से कैदियों की पहचान अधिनियम 2022 लाया गया, कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को निश्चित करके।
ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भी लगभग अपन धाराएं पढ़ेंगे 9। देखिए इसमें फर्स्ट धारा फर्स्ट में देखो, मैंने आपको बताया था कि धारा 1 और धारा 2, इसमें क्या याद रखना, सिंपल है, एक तो संक्षिप्त नाम, फिक्स से ये रट लो, और प्रवर्तन क्षेत्र। उसके बाद में धारा 2 में जो भी परिभाषाएं एक्ट में दी गई है, ठीक है, तो ये धारा फर्स्ट और धारा 2 में फिक्स है। इसके बाद में संक्षिप्त नाम क्या है, तो कैदियों की पहचान अधिनियम 2022, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। लागू संपूर्ण भारत क्षेत्र में होगा, वही 1 नवंबर 1956 के बाद में भाग भी वाले राज्यों में भी ये लागू हो गया है। इसके बाद में धारा 2 में वही परिभाषाएं दी गई है अष्टम मापन की। देखो मापन में बायोमेट्रिक और शारीरिक पहचान, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, हथेली के निशान, आइरिस एंड रेटिना स्कैन, हस्ताक्षर, हस्तलेख, क्या पता लेख भी लिखवाया जा सकता है। मान लो कि ऐसा मान लो कि जैसे मान लो कि कोई सा भी साइन ऐसे कुछ साइन करता हो, उससे कुछ समझ में नहीं आता, तो लेख लिखवाया जा सकता है कि कैसे लिखता है वो। तो ये इसमें बायोमेट्रिक एंड शारीरिक पहचान में फिंगरप्रिंट है, फुटप्रिंट है, हथेली के निशान है, आइरिस एंड रेटिना स्कैन है, और हस्ताक्षर, हस्तलेख, ये आदि उपबंध किए गए हैं। तो इसमें 2-3 चीजें नई जोड़ी गई है 1920 वाले की तुलना में, उसको डिलीट करके ये लाया गया है। तो धारा फर्स्ट और धारा सेकंड आपको याद हो गई होगी क्या क्या है इसमें। इसके बाद में इसमें पुलिस अधिकारी, सेकंड परिभाषा पुलिस अधिकारी की है, जिसमें निरीक्षक या उच्च पदस्थ अधिकारी जो डेटा एकत्र कर रहा हो या जांच कर रहा हो। तो एक बार आप मेरे को बताओ कि जो 1920 वाला एक्ट था उसमें पुलिस अधिकारी कौन था? उसमें पुलिस अधिकारी था, देखिए एसआई या उप निरीक्षक या उससे उच्च पदस्थ अधिकारी। तो इसमें कौन है? आईजी, महानिरीक्षक, निरीक्षक या उच्च पदस्थ अधिकारी इसमें पुलिस अधिकारी होगा। तो आपको याद हो गया होगा। और इसमें एनसीआरबी डाटा कलेक्ट, इसमें एनसीआरबी का भी उल्लेख किया गया है। कौन से? अब ऐसा मान लो कि क्वेश्चन आए कि एनसीआरबी का उल्लेख कौन से एक्ट में किया गया है, तो वो है कैदियों की पहचान अधिनियम 2022 में। तो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, हिंदी में भी लिख लो, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये क्या काम करता है? ये डाटा कलेक्ट करता है कि कहाँ पे कितने अपराध हुए, संज्ञेय अपराध कितने हुए, और सबसे ज़्यादा अपराध कहाँ हो रहे हैं, महिला अपराध सबसे ज़्यादा कहाँ किए जा रहे हैं, छेड़छाड़ ज़्यादा कहाँ की जा रही है, स्नैचिंग ज़्यादा कहाँ की जा रही है, कौन सा राज्य है जो अपराधों के मामलों में शीर्ष पर है, कौन सा राज्य है जो जिसमें अपराधों में कमी आई है, कितनी % की कमी आई है। तो ये सब कुछ एनसीआरबी डाटा कलेक्ट करता है। उसके बाद में एक परिभाषा दी गई है कारागार अधिकारी की। ऐसा अधिकारी जो हेड वार्डर के पद से नीचे का अधिकारी नहीं है, मतलब उससे ऊंचे पद का अधिकारी है, तो वो कारागार अधिकारी होगा। तो इसमें अपन ने कितनी धारा 2 में 4 परिभाषाएं पढ़ी है। फर्स्ट अपन ने पहचान मापन वाली, जिसमें फिंगरप्रिंट है, फुटप्रिंट है, हथेलियों के निशान है, पैरों के निशान है, हस्ताक्षर है, हस्तलेख है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड अपन ने पुलिस अधिकारी की पढ़ी। देखो इसमें आपको मैं 7 का 7 रिवीजन करा के चल रहा हूँ। थर्ड अपन ने एनसीआरबी का क्या काम है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये डाटा कलेक्ट करने का कार्य करती है, तो ये अपराध वाले डाटा कलेक्ट करती है। और उसके बाद में एक पढ़ा अपने कारागार अधिकारी,
जेल में जो अधिकारी होता है तो कारागार अधिकारी किसे बोलेंगे इस एक्ट के अनुसार। ये उसमें हेड वार्डर से पद से उच्च, नीचे का नहीं, हेड वार्डर से पद का उच्च पद का अधिकारी होगा। के बाद में आगे आगे है धारा 3। धारा 3 में किन व्यक्तियों की माप ली जाती है। तो देखो माप लेंगे तो किन व्यक्तियों की माप लेंगे, ये धारा 3 में लिखा गया है। तो कोई व्यक्ति जो वर्तमान कानून के तहत दोषी ठहराया गया हो। वर्तमान कानून ये एक्ट अधिनियम, ये नहीं वर्तमान कानून, जैसे अपने भारत में जो कोई भी कानून लागू है तो उस कानून के अनुसार अगर कोई दोषी ठहराया गया है तो उस पर ये धारा 3 लगेगी। उसके बाद में दंडनीय अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया हो, गिरफ्तार किया गया है, उस पर भी यह धारा लगेगी। तो 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक सजा व्यक्तियों को इनकी माप ली जाएगी। गिरफ्तार वाला कैसे, गिरफ्तार वाला वही जैसे अपने पिछले वाले एक्ट धारा 4 में पढ़ा था कि भले ही निर्दोष साबित हो गया हो पर उसका भी मान लो कि 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक की अगर उसको सजा हो सकती थी तो उसकी भी माप ली जा सकती है। उसके बाद तो वो अपने पढ़ा था धारा 4 में 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक जो भी व्यक्तियों को सजा मिलेगी और उनकी माप ली जा सकती है, उनकी माप रखी जा सकती है। और सामान्य दर ने विशेष प्रदर्शन, ये इसके अपवाद है कि किन की माप नहीं ली जाएगी। मान लो कि सामान्य दर ने में विशेष प्रदर्शन में या और कुछ प्रदर्शन में अगर कोई व्यक्ति शामिल है और वो पकड़ा गया है या उसको हिरासत में लिया गया है तो उस पर ये लागू नहीं होगी धारा 3। ठीक है, ये ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, याद रखना आपने वो। उसके बाद में है धारा 4। धारा 4 में है डेटा संग्रहण, भंडारण, संरक्षण और नष्ट करने की शक्ति। तो डेटा संग्रहण, भंडारण, संरक्षण और नष्ट करना। तो डेटा संग्रहण कौन करेगा, एनसीआरबी। धारा 4 में ये बंद किया गया कि डेटा संग्रहण करने का कार्य एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास है। उसके बाद में सुरक्षा, जो भी मतलब मान लो कि माप करने के बाद में मापन हुआ और ये डाटा कलेक्ट किया गया तो जो भी मापन में जो भी डाटा लिया गया है जैसे फिंगरप्रिंट हो या फुटप्रिंट हो कुछ भी हो तो 75 वर्षों तक उसको सुरक्षित रखा जाएगा। ये इसमें उपबंध किया गया है तो याद रखना अपने को 75 वर्ष। उसके बाद में राज्य सरकार या यूटी। देखो राज्य सरकार या यूटी इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिल के उपयुक्त एजेंसी, मतलब डेटा संग्रहण कौन कर रहा है, एनसीआरबी। तो राज्य सरकार और केंद्र शासित क्षेत्र इनका प्रशासन अगर चाहे तो एजेंसी उपयुक्त कर सकता है कि कौन सी एजेंसी ये कार्य करेगी। तो ये इनको जैसे मान लो कि छूट दी गई है इसमें। इसके बाद में कोई व्यक्ति है जो निर्दोष साबित हो गया है तो उसका डाटा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, डाटा नष्ट किया जा सकता है। कब नहीं किया जा सकता, अगर मान लो कि मजिस्ट्रेट उपयुक्त कारण देता है तो उसके डाटा नष्ट नहीं किए जाएंगे, उसके डाटा रिकॉर्ड में रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो धारा 4 ये होगी। इसके बाद है धारा 5। धारा 5 में किसी व्यक्ति को माप लेने का निर्देश देने की शक्ति। तो ऑर्डर देने की वही शक्ति किसको है, मजिस्ट्रेट को। ये अपन ने पिछले वाले में भी देखा था एक्ट में और इसमें भी यही है। उसके बाद में धारा 6 माप लेने की अनुमति देने पर प्रतिरोध। माप देने से इनकार, आईपीसी सेक्शन 186 दंड दिया जा सकता है, पुलिस अधिकारी बलपूर्वक ले सकता है। वही सेम है, ऑर्डर से याद रखेंगे, पनिश से याद रखेंगे। अपने चेंज क्या हुआ इसमें, धारा 1, 2 सेम थी। इसके बाद में धारा 3 में चेंज हुआ है, इसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ पर उसमें दोषी और गैर दोषी व्यक्तियों के बारे में था। और इसमें धारा 4 में वो जो अपने डिस्ट्रॉय धारा 7 में लिखी हुई थी 1920 वाले एक्ट में, वो 2022 वाले एक्ट में कहाँ है, धारा 4 के अंदर है। ठीक है, धारा 5 में अपन ने पढ़ लिया, आदेश कौन देगा, मजिस्ट्रेट देगा। उसके बाद में धारा 6 में अपन ने पढ़ लिया, पनिश दंड कैसे मिल सकता है, अगर इनकार करेगा तो आईपीसी की धारा 186 के तहत उसे दंडित किया जा सकता है। और पुलिस बलपूर्वक भी माप ले सकती है, ये उपबंध भी इसमें किया गया है। धारा 7 में क्या है, सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा। तो वही कानूनी सुरक्षा वही दी गई है कि आपराधिक
इन पर कोई केस दर्ज नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में धारा 8, नियम बनाने की शक्ति वही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को होगी। उसमें राज्य सरकार थी, देखो जो 1920 वाला एक्ट था उसमें नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को थी, और 2022 वाले एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो ये आपको याद रखना है। तो नियम बनाने की शक्ति मेक रूल केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है अपनी आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद में धारा 9, धारा 9 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। ऐसा मान लो कि इसके इम्प्लीमेंट में कुछ कमियां, परेशानी आ रही है, कुछ कठिनाई आ रही है, कौन से ये जो अधिनियम है उसका इम्प्लीमेंट करने में कुछ परेशानी आ रही है, कठिनाइयाँ आ रही है, कुछ भी समस्याएं आ रही है, तो उनका निपटारा करने के लिए केंद्र सरकार, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्र सरकार गजट में ऑर्डर जारी करेगी, राजपत्र में आदेश जारी करेगी, और कानून वो आदेश कौन जो आदेश जारी करेगी वो इस कानून के असंगत न हो, या कोई भी कानून हो जो भारत में लागू हो उसके असंगत नहीं होना चाहिए। तो केंद्र सरकार राजपत्र में आदेश जारी करेगी और जो कानून के असंगत नहीं होना चाहिए, और उसे जितना जल्दी हो सके संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। लेकिन जैसे मान लो कि ये 2022 वाला एक्ट है और इसको प्रारंभ मतलब इसको लागू हुए 3 साल हो गई, तो इसके बाद में ये ऐसा कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, तो 3 साल की अवधि इसमें निश्चित की गई है। तो आपको धारा 9 समझ में आ गई होगी। उसके बाद में सीमाएं क्या क्या है, मैंने बताया था कि आपको इसमें भी धाराएं कितनी पढ़ेंगे अपन 9। तो सीमाएं वही मानवाधिकारों का उल्लंघन है, पुलिस अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं, डाटा को ऐसा मान लो कि डाटा का भी दुरुपयोग कर सकते हैं। अब्यूज ये याद रखना, आपको पारिभाषिक शब्दावली में आ सकती है। अब्यूज का अर्थ क्या था, दुरुपयोग। तो अपन ने अब तक कौन कौन से एक्ट पढ़ लिए, 7 एक्ट अपने को पढ़ने के, जिसमें से अपन ने पहला पढ़ा कारागार अधिनियम 1854। इसके बाद में सेकंड अपन ने पढ़ा कारागार अधिनियम 1900। उसके बाद में पढ़ा अभी जो लेटेस्ट है आदर्श कारागार अधिनियम 2023। उसके बाद में चौथा अधिनियम हमने पढ़ा कैदियों की पहचान अधिनियम, कब गया बताओ, 1920 का। उसके बाद में इसे जो 1920 वाला है उसको डिलीट किया गया और कैदियों की पहचान अधिनियम कौन सा लाया गया, 2022। ठीक है, तो अपन ने अब तक 7 में से 5 पढ़ लिए। तो कारागार अधिनियम, इसमें सुधार करके 1900 वाला लाया गया, इसको 1900 वाले को प्रतिस्थापित करके 2023 वाला लाया गया। उसके बाद में पहचान से रिलेटेड 2 अधिनियम देखे अपन ने, 1920 वाला, 1920 वाले को डिलीट किया गया और 2022 वाला लाया गया। इसके बाद में अब रहते हैं अपन ने दो अधिनियम रहते हैं। एक रहता है बंदी अंतरण अधिनियम, (1950) और एक है बंदी सम प्रत्यावर्तन अधिनियम 2003। ये एक राज्य से दूसरे राज्य में कैदियों के स्थानांतरण के लिए है, और ये जैसे भारत से विदेश या विदेश से भारत से विदेश और विदेश से भारत में कैदियों का स्थानांतरण कैसे किया जा सके, ये बंदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम 2003 इसमें उपबंध किया गया है। तो ये 2 अधिनियम अपने रहे हैं। ये अधिनियम तो लगभग आपको मैं दिखाऊं जैसे ओरिजिनल पीडीएफ, तो देखो ये तो शायद एक ही पेज का, इसमें 4 धाराएं हैं टोटल। तो
अपन अगली क्लास में इसको अपन अगली क्लास में करेंगे, इन दोनों अधिनियम को। और राजस्थान वाले अपने सिलेबस में दिया हुआ है 2000 से लेकर 2023 तक के जो भी प्रमुख कारागार अधिनियम है वो, तो लगभग 6-7 अधिनियम है वो, और 2 अधिनियम ये इंडिया वाले, ये अपन अगले क्लास में करेंगे। तो अपने फिर ये सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, और फिर अगली अगली क्लास में जो लास्ट रहेगी उसमें जेल मैनुअल कर लेंगे। तो ये देखिए अपने ये हो गए यहाँ, सॉरी इसमें अपने कारागार अधिनियम 1894 हो गया, कैदी अधिनियम 1900 हो गया, कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 भी हो गया। ये दोनों रहे हैं, ये दोनों अगली क्लास में करेंगे अपन। और ये भी हो गया और ये भी हो गया। आई होप ये सब आपको अच्छे से रट गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।